हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आधुनिक भारत के इतिहास की पढ़ाई आज हम लोग शुरू करेंगे। और जैसे ही आधुनिक भारत के इतिहास की पढ़ाई शुरू करते हैं तो भारत जब यूरोपीय कंपनी का आगमन होना शुरू होता है, मुग़लों का पतन होने लगता है, तो वहीं से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। और जब तक हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते रहते हैं। और आइए आज हम लोग शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। बहुत सारे यूरोपीय कंपनी भारत आता है, तो कौन कौन कब कब आता है और उससे रिलेटेड प्रमुख प्रश्न क्या क्या है उसको सीखते हैं। सबसे पहले बार्थोलोमेओ डियाज़, पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत की खोज के लिए पुर्तगाल से चला था, वह 1489 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। क्या नाम था? बार्थोलोमेओ डियाज़। ठीक है। अगला जो यात्री है वह स्पेन के यात्री थे। क्या नाम था? कोलंबस। स्पेन के यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की और वह कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। ठीक है। आप लोग ये जानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने की है। ठीक है। आइए अगला है, एक ट्रिक पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ट्रिक पर चल रहे हैं और बहुत मज़ेदार ट्रिक है। आप सिर्फ शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। निश्चित रूप से ट्रिक आपको उतना दे देगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप एक स्टैंडर्ड संख्या में प्रश्न बना सकते हैं। और कुछ आप अलग से यदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी यहीं से होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम। भारत जो यूरोपीय व्यापारी आया उसका क्रम क्या है? क्रम आपसे पूछता है कि कौन पहले आया, 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा आपसे कि कौन पहले आया था, इनमें से निम्न में से कौन सबसे पहले भारत आया था। तो आप भुला जाते हैं और क्रम में कन्फ्यूजन भी हो जाता है। यदि याद भी है तो कुछ कुछ ऑप्शन देकर, विकल्प देकर आप क्या करते हैं? कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो यह ट्रिक यदि आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा तो कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज़ आपके अंदर कभी नहीं आएगा। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। ट्रिक का भाव है पर्दा अगर फारे पिया। ठीक है। पर्दा को मैंने चूँकि अंग्रेजी में लिया है तो इसको पढ़ने का मैंने यहाँ से क्रम बनाया। ये जो आप ये देख रहे हैं इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे, ठीक ना। लेकिन जब मीनिंग लेंगे तो PARDA और अगर फारे पिया। ठीक है। PRDA, पर्दा अगर फारे पिया। ठीक है। आप देख रहे हैं तो पर्दा अगर फारे पिए ये है और इसका मीनिंग है PR का मतलब होता है पुर्तगाल। PR मतलब क्या हुआ? पुर्तगाल। और DA मतलब डच। अगर का मतलब अंग्रेज से है, अ ग र, तो अंग्रेज में अ ग और र का भी उच्चारण होता है। ठीक है। तो अगर का मतलब अंग्रेज है। फारे का मीन्स फ्रांसीसी से है, फा भी है और रे, फारे मतलब फ्रांसीसी से है। और PA मतलब यूरोपीय। PA मतलब यूरोपीय। ध्यान रखिएगा ट्रिक के भाव को। PA मतलब यूरोपीय। तो आपका ट्रिक यहाँ पर हो गया पर्दा अगर फाड़े पिए। तो पर्दा अगर फाड़े पिए मतलब PR पुर्तगाल, DA फॉर डच, अगर मतलब अंग्रेज, फारे मतलब फ्रांसीसी और PA मतलब यूरोपीय। ये सभी यूरोपीय यात्री थे। ठीक है। PA मतलब यूरोपीय। यूरोपीय का मतलब क्या हुआ? यूरोपीय यात्री। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी सभी कहाँ से आए थे? यूरोप महादेश के ये सभी थे। तो हम लोग बोलते हैं कि यूरोपीय यात्री भारत आए थे। तो पर्दा अगर फारे पिया यदि आपको एक ट्रिक याद रहता है तो निश्चित रूप से कौन पहले आया और कौन सबसे बाद में आया इस बात की कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होगी। ठीक है। तो कन्फर्मेशन है ट्रिक में, लेकिन आप अन्य अपने तरीके से याद करते हैं तो वहाँ कन्फर्मेशन नहीं है बल्कि क्या है? कन्फ्यूजन है। इसलिए कन्फ्यूजन को छोड़िए, कन्फर्मेशन पर आइए और पढ़िए शाही पाठशाला में ट्रिक्स को, GK ट्रिक्स को। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पुर्तगाली भारत कब आता है? 1498 ईस्वी में। डच या हॉलैंड के निवासी भारत कब आते हैं? 1596 ईस्वी में। और अंग्रेज भारत कब आता है? 1599 ईस्वी में, यानी 16वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अंग्रेज भारत आता है। फ्रांसिस कब आता है? 1664 ईस्वी में। सबसे बाद में फ्रांसीसी आता है। ठीक है। और यह सभी चारों जो थे यह यूरोपीय यात्री थे। PA मतलब होता है यूरोपीय। आइए आगे चलते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी आने का क्रम, मैंने यात्री आने का क्रम तो देख लिया, लेकिन कंपनी आने का जो क्रम है वह दूसरा है।
यात्री जो आया उसका क्रम और कंपनी के आने का क्रम दोनों अलग अलग है। तो आइए अब समझते हैं कि कंपनी, तो यहाँ पर समझते हैं कि कंपनी का क्रम क्या है। तो यहाँ पर फिर से उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए हिंदी वाले टर्म को लेकर के पढ़ लेंगे, और जब मीनिंग को लेंगे तो फिर हम लोग अंग्रेजी वाले को लेकर चलेंगे। पढ़ने का जो भाव है वह बने, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर क्या किया है कि हिंदी में भी लिख दिया है। तो इसको पढ़ते हैं। प्राण दान पे फिरे पानी, यानी कोई अपना प्राण दान कर दिया है किसी उम्मीद के साथ, लेकिन वह उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, क्या हो गया, उस पर पानी फिर गया। तो प्राण दान पे फिरे पानी, ठीक है। प्राण दान जो किया ना, इस पर पानी फिर गया, प्राण दान पर फिरे पानी। तो प्राण दान को पहले ट्रिक के पूरा मीनिंग को समझते हैं। प्राण को मैंने लिखा है PRAN, ठीक है, PRAN प्राण हो गया। और दान को लिखे हैं DADN दान, DADN। आप यदि DAN लिखेंगे दान हो जाएगा, लेकिन ट्रिक का मीनिंग समझने के लिए आपको इस प्रकार से समझना है जैसे मैंने लिखा है। तो DADN क्या है, दान है। प्राण दान पे फिरे पानी, पे थोड़ा ना देखिए लाइट में, यानी कि हल्का हल्का दिख रहा है, तो पे का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको हल्का करके दिखाया गया है। प्राण दान पे फिरे पानी, ठीक। यहाँ तक ट्रिक में कोई समस्या नहीं है, आप समझ गए हैं। और प्राण दान पर फिरे पानी, यह यूरोपीय कंपनी के भारत आने का क्रम है कि यूरोपीय कंपनी कौन पहले और कौन बाद में आया। तो सबसे पहले जो है प्राण में PR आप समझ गए हैं कि पुर्तगाल के लिए आता है। यह 1505 ईस्वी में ही भारत कंपनी आ गया था, पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत आया था। और उसके बाद दूसरा कोई भारत यदि आया तो उसका नाम है अंग्रेज। यदि आप अंग्रेज लिख देंगे तो ANGRES इस तरह से अंग्रेज बोलेंगे, ठीक है। तो 1599 ईस्वी में अंग्रेज यात्री भारत आया, लेकिन उसकी कंपनी 1601 वर्ष के बाद वह कंपनी भारत आ गया। तो दूसरा भारत कौन आया था, दूसरी कंपनी अंग्रेजी कंपनी जो थी वह भारत आई थी। कब आई थी, 1600 ईस्वी में। प्राण में PR का मतलब पुर्तगाली, AN का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज। अब DADN दान को हम लोग कैसे लिखे हैं, DADN, DA फॉर डच। 2 वर्ष के बाद जब अंग्रेजी कंपनी भारत आया, इसके ठीक 2 वर्ष के बाद 1602 ईस्वी में डच जो है वह भारत आ गया था। डच हॉलैंड बोलते हैं, डेनिस नहीं, डच को हॉलैंड बोलते हैं। तो डच भारत कब आया, 1602 ईस्वी में। उसके बाद DA के बाद DN है, DA के बाद क्या है, DN है। तो यह DN का मतलब हुआ डेनिस, DA फॉर डच और DN मतलब डेनिस। डेनिस कब भारत आया, तो 1616 ईस्वी में। पे फिरे पानी, पे तो हाईलाइट किया हुआ है, फिरे मतलब क्या हुआ, फ्रांसिस, फिरे मतलब क्या हुआ, फ्रांसीसी। तो 1664 ईस्वी में वो लोग आए थे और कंपनी भी साथ ले आए थे, ठीक है। फ्रांसिस कब भारत आया था, बाद में फ्रांसिस भारत आया था और उसकी कंपनी भी बाद में ही आई थी। और पानी का मतलब कंपनी से है। आप ट्रिक को क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है, तो पानी का मीनिंग भी आप लोग समझ जाइए। पानी मतलब कंपनी, पानी मतलब कंपनी, ठीक है। तो प्राण दान पर फिरे पानी, प्राण में PR जो है पुर्तगाली के लिए, AN अंग्रेज के लिए, DA डच के लिए और DN डेनिस के लिए, फिरे मतलब फ्रांसीसी से है और पानी का मतलब कंपनी से है। कुछ पॉइंट्स नीचे दिखाया जा रहा है, तो उस पॉइंट्स को भी समझते हैं। एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉइंट्स को देखने के लिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 1498 ईस्वी में एक अन्य पुर्तगाली यात्री, क्या नाम था, वास्को डिगामा, मार्ग से होते हुए, जल मार्ग से होते हुए केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। इस समय कालीकट का राजा कौन था, जमोरिन। ये जमोरिन नाम ना आपको याद रखने, क्योंकि यह पूछा हुआ प्रश्न है। वास्को डिगामा तो मैं समझता हूँ आपको याद ही होगा, भारत आने के लिए जो पुर्तगाल से रास्ते की खोज किया था वह वास्को डिगामा ने ही खोज किया था। यानी पश्चिम को पूरब से, भारत जो है ना मैप पर पूरब की ओर है, तो पश्चिम से पूरब की ओर आने का जो रास्ता का खोज किया वह किसने किया था, इसी वास्को डिगामा ने किया था। 1502 ईस्वी में एक बार फिर वास्को डिगामा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर भारत आया और उसने केरल के एन्नौर में पहली फैक्ट्री स्थापित की। कब किया था, एन्नौर में। पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था, एन्नौर में। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत भेजा। तो पुर्तगाली गवर्नर, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, ये आपको याद रखना है।
भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पहली बार 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, ये आप पॉइंट को याद रखेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पहली बार 1510 ईस्वी में क्या किया? बीजापुर के शासक थे इस्माइल आदिल शाह, उससे गोवा क्या किया? छीन लिया। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्मोडा जो थे वह पहला गवर्नर जरूर थे, लेकिन वास्तविक गवर्नर किसको कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों के बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? कार्नोलिस द हस्तमान। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन थे? कार्नोलिस द हस्तमान। आप बड़े बड़े बुक में भी देखेंगे तो ये कुछ कुछ प्रश्न जो है वह आपको नहीं मिलेगा, जबकि यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, वही मछलीपट्टनम लिखा हुआ है। मैंने जो लिया है जिस बुक से, जिस बड़े ग्रंथ से, वहाँ पर मछलीपट्टनम लिखा हुआ था। मैंने इसको आगे भी खोजने का प्रयास किया तो कुछ पुस्तक में मुसलीपट्टनम और कुछ पुस्तक में मछलीपट्टनम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मछलीपट्टनम। तो यहाँ पर क्या है कि भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नोलिस द हस्तमान था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में या मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। ये आपको याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, यही प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होता है? मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह पराजित किया। तो वेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो वेदरा का युद्ध, इसमें क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से पराजित हो गया था। इसके बाद डच सत्ता जो है भारत में पूर्णतः समाप्त ही हो गया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो हॉकिंस एक अंग्रेज का नाम हुआ करता है। हम लोगों ने उसके नाम से एक कुकर बना दिया जो सीटी मारते रहता, नहीं, जिससे हम लोग चावल दाल पका पका के खाते हैं। यही हॉकिंस के नाम से हॉकिंस कुकर बना है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस, जो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। याद रखना है कि पहला अंग्रेज हॉकिंस भारत किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है जहांगीर। जब आप मुगल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जहांगीर हम लोग पढ़े थे, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग। जब आप जहांगीर पढ़े थे तो वहाँ पर एक ट्रिक आया था बहुत मज़ेदार, और जहांगीर से रिलेटेड जो ट्रिक था वो था जानू आज क्यों चिल्लाई। तो आप यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो वहाँ पर जाके पढ़ लीजिए जानू आज क्यों चिल्लाई वाला ट्रिक और इसका मीनिंग क्या होता है। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया। कब किया था? 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहला डच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो आपका जवाब था मछलीपट्टनम में। उसी प्रकार से आपसे यदि पूछा जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो आपका जवाब होना चाहिए कहाँ पर? सूरत में। ब्रिटिश ने कहाँ पर? सूरत ने, और डच ने कहाँ पर? मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों द्वारा पहली मान्यता प्राप्त कंपनी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। जब डच को भगा दिया तो डच को भगाने के बाद डच की जगह पर ही अपनी मान्यता प्राप्त फैक्ट्री की उन्होंने स्थापना कर दिया। ठीक है, 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई, जो पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री थी। 1633 ईस्वी में क्या हुआ? एक और फैक्ट्री की स्थापना किया। कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर नामक जगह पर, और यह पूर्वी भारत का पहला फैक्ट्री था। आगे चलकर 1662 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह कहाँ से हुआ? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन वेगांजा के साथ हुआ था। फिर से इसको सुनिए क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 1662 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट किसका? चार्ल्स द्वितीय की विवाह किससे होता है? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन वेगांजा से।
और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। विवाह करेगा अपने बेटे से और दहेज देगा भारत के ज़मीन को। बताइए कितना बुड़बक सब सम्राट होता है। पुर्तगालियों ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पश्चात डेनमार्क यानी हॉलैंड, कौन, डेनमार्क यानी हॉलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में भारत आई और अपना पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, केरल में। कहाँ पर स्थापित किया, केरल में। त्रावणकोर नामक स्थान पर खुला, लेकिन यह काफ़ी कमज़ोर था। अब आपसे पूछेगा कि हॉलैंड, डेनमार्क का जो कंपनी था हॉलैंड कंपनी ने पहले अपना डेनमार्क यानी हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो आप कहेंगे केरल के त्रावणकोर नामक स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1845 ईस्वी तक इस कंपनी ने अपने समस्त व्यापारिक केंद्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेचकर वह वापस डेनमार्क लौट गया। डेनमार्क के बाद भारत में फ्रांसिस कंपनी का आगमन हुआ। पहली बार फ्रांसिस कंपनी 1664 ईस्वी में आया, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो आपको शब के साथ फ्रांसिस कंपनी के बारे में भी याद रखना है कि फ्रांसिस कंपनी भारत कब आया था, 1664 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो सूरत में। ठीक है। 1672 ईस्वी में फ्रांसिस कंपनी का गवर्नर मार्टिन को बनाया गया। किसको बनाया गया था, मार्टिन को। आइए यहाँ पर ट्रिक है, पहला ट्रिक है कर्नाटक युद्ध। तो 3 कर्नाटक युद्ध होता है और किसके किसके बीच होता है, सिर्फ यही याद रखने की बात है। अब तक जितने बार प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड, सिर्फ पूछा गया है कि यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक 2 वर्षों तक चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक 6 सालों तक चलता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक यानी 5 वर्षों तक चलता है। तो इस प्रकार से कर्नाटक युद्ध आपको याद रखना है। तो युद्ध को याद रखने के लिए मैंने कहा इफ़ और अफ, इसका मतलब हुआ IF और AF, 2 IF है और एक AF है। यानी इफ़ F करना, क्या करना है, इफ़ F करना है। करना का मतलब हुआ कर्नाटक युद्ध। करना का मीनिंग यहाँ पर क्या है, करना का मीनिंग है कर्नाटक युद्ध से। ठीक है, कर्नाटक युद्ध से। मैं हाथ से ही लिखता हूँ स्क्रीन पर, इसलिए ठीक से नहीं स्पष्ट लिखा पाता है। तो इफ़ F करना का मतलब हुआ, इफ़ मतलब I और F, I फॉर इंग्लैंड, ओहो, I फॉर इंडिया, F फॉर फ्रांसिस, I फॉर इंडिया, F फॉर फ्रांसिस। अब है AF, लास्ट में तीसरा युद्ध जो होता है इफ़ F करना। तो A फॉर अंग्रेज और F फॉर फ्रांसिस। यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है वह अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच होता है, जबकि प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच होता है, इंडिया और फ्रांसिस के बीच होता है। मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार लड़े गए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुआ था, तो आपको बताना है मद्रास की संधि के तहत। जो प्रश्न पूछा जाता है यही पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह क्या होगा कि किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो आपका जवाब होता है मद्रास की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है वह किस संधि के तहत समाप्त होता है, तो मंगलौर की संधि से समाप्त होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जब होती है तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए यह युद्ध इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान लड़ाई करते हैं। और इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में,
टीपू सुल्तान की सेना ना सिर्फ पराजित होती है बल्कि टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हुआ था, मारा गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलकर इन सारे युद्ध को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेज किस किस प्रकार से अपना पांव पसारे और हमें अपनी गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया, और हमारे अंदर क्या कमजोरियां थी, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग हर एक वर्ष इस बात को याद करते हैं कि आगे चलकर आने वाले दिनों में हमें कोई आंख ना दिखा सके, हमारी ओर कोई टेढ़ी नज़र से ना देखे। यदि कोई हमें टेढ़ी नज़र से देखता है तो हमें बर्दाश्त नहीं, हम किसी से कम नहीं। आज हम लड़ते हैं और आज हम जीतते भी हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की शासन, अंग्रेज़ों की नीति किस प्रकार से जो हमें अपनी बेड़ी में जकड़ लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।